हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर 13 गजल, उस पाठ के प्रश्नोत्तर। गजल हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। तो उसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई, क्या इसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या इसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखें। अभी गुलमोहर की जो बात की गई तो आपको मैंने अर्थ बताते समय बताया कि गुलमोहर यहाँ आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान का प्रतीक है या फिर हमारे देश का प्रतीक है। लेकिन एक्चुअली गुलमोहर क्या होता है? गुलमोहर एक फूल वाला पेड़ होता है, जो बहुत सुंदर फूल, गुलमोहर के ऑरेंज कलर के, नारंगी रंग के फूल होते हैं और बड़े बड़े जिनके घर होते हैं, जिनमें बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता है, उसमें गुलमोहर के पेड़ लगा, खूब छायादार पेड़ होता है ये, और उसमें बड़े सुंदर फूल निकलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या वो फूलों के पेड़ से उसका प्रतीक है या कुछ और अर्थ है उसका? तो आपको अर्थ पता है, साए में धूप गजल के आखिरी शेर में गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो गजल का जो अंश आपका लिया गया, ये किस पुस्तक से है? वो है साए में धूप। अभी यहाँ पर जो गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया गया है, सामान्यतः गुलमोहर चटक लाल फूलों वाला एक घना और छायादार पेड़ होता है। इस पेड़ के नीचे बैठकर लोग सुकून व आनंद महसूस करते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो उस पेड़ में नीचे बड़ी अच्छी छाया होती है और फूल भी होते हैं, तो लोग वहाँ पर बैठना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वहाँ छाया मिलती है। इस पेड़ के नीचे बैठकर लोग सुकून और आनंद महसूस करते हैं, ये शांति प्रदान करने वाला है। लेकिन दुष्यंत कुमार जी की इस गजल में गुलमोहर शब्द का प्रयोग सांकेतिक अर्थों में किया गया, जिसका अर्थ व्यक्ति के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ इस दुनिया में जीना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के लिए ही अगर मरना पड़े तो कोई बात नहीं, खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। फिर चाहे वो आपके अपने देश में हो या दूसरे के देश में, चाहे अपने बगीचे में हो चाहे किसी और के जगह पर, लेकिन आप किसके लिए अपना प्राण न्यौछावर करेंगे? गुलमोहर के लिए, यानी अपने आत्मसम्मान के लिए। प्रश्न 2 है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया, दूसरी बार एकवचन में आया। अर्थ और काव्य की सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अर्थ की दृष्टि से इसका क्या महत्व, और सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य मतलब जो टेक्निक प्रयोग की गई उसके हिसाब से इसका क्या अर्थ है? तो पहले शेर में चिराग शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में प्रयोग हुआ। शेर की पहली पंक्ति के चिरागा शब्द का अर्थ है भारत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक घर में खुशियाँ उनकी खुशियों से है, जबकि दूसरी पंक्ति में चिराग जो एक वचन है उसका अर्थ है सिर्फ एक शहर के लिए खुशियों से है, कि मतलब किसी एक शहर में भी खुशी नहीं मिल रही। और कहाँ तो बात की गई थी चिरागा की, यानी हर गांव, हर शहर के हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, अर्थ में भी और काव्य सौंदर्य में भी, उसकी टेक्निक का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया। दरअसल अपने पहले शेर में कवि ने तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर करारी चोट की है। आज़ादी के बाद जिस खुशहाल भारत का सपना भारतीयों ने देखा था, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कवि कहते हैं कि सत्ताधारी लोग तो सभी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, मगर आम आदमी अपनी मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चिरागा के बदले चिराग का न मिलना एक चमत्कारी प्रयोग है, जो शाब्दिक कम और अर्थपूर्ण सौंदर्य अधिक बिखेर रहा है। मतलब यहाँ शब्द से इतना सुंदर चमत्कार किया गया, चिराग और चिरागा, यानी कहाँ इतने चिरागों की बात कही है, कहाँ एक चिराग नहीं मिल रहा। तो यहाँ बहुत सुंदर अर्थ है। अब आप इसका पंक्ति में बद्ध करके अर्थ लिख देंगे और आप लिखेंगे कि अर्थों में भी इसमें चमत्कार है और शब्द का प्रयोग जो है उसमें भी काव्य चमत्कार हुआ है। प्रश्न 3, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़िए। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर से है? गजल के तीसरे शेर में कवि दुष्यंत ने उन उत्साहहीन, दीनहीन, बेबस और मजबूर लोगों की ओर इशारा किया जिन्होंने भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ना व बोलना छोड़ दिया। यहाँ पर किसके लिए बात की गई? कि वो कमजोर लोग, वो दीनहीन, वो मजबूर लोग, बेबस लोग हैं, उनके बारे में बात करें कि जिन्होंने इस भ्रष्ट शासन के खिलाफ आवाज उठाना ही छोड़ दिया है, लड़ना छोड़ दिया है, बोलना छोड़ दिया है और वर्तमान परिस्थितियों को अपना भाग्य समझ करके उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया। वो जानते हैं कि उनको कमीज नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपने पैरों से अपने शरीर को ढक लिया है। ये ऐसे बेबस और गरीब लाचार लोग हैं जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और ये लोग कैसे लोग हैं? ये कोई भी स्थिति आती है, कठिन स्थिति को भी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वे अन्याय का विरोध नहीं करते, और जो अन्याय का विरोध नहीं करता, ऐसे लोग आज की दुनिया में सफर करने के योग्य नहीं है। कि कवि के अनुसार उनके प्रतिरोध शक्ति समाप्त हो चुकी है। प्रतिरोध
विरोध करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। राजनेता और अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं, और क्योंकि वो आवाज नहीं उठाते इसीलिए सत्ता के लोग जो है वो उनका और अधिक शोषण करते हैं। जो आवाज उठाता है उसको लोग कम बोलते हैं, क्योंकि मालूम है ये हल्ला मचाएगा भी। जो नहीं उठाता उसको और परेशान करते हैं, तो इसीलिए वो उनका शोषण करते हैं। हर परिस्थिति से समझौता कर उन्होंने जीवन में अपनी ज़रूरतों को बहुत ही सीमित कर दिया। अपने अधिकारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय उन्होंने उसी के साथ समझौता करके जीना सीख लिया है, और ऐसे लोग बिल्कुल भी मुनासिब नहीं हैं इस सफ़र के लिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, इसमें आशय स्पष्ट करो। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, उन शेर का आशय स्पष्ट करना है। अगर ऐसे ही कोई शेर आ जाता है तो आप पहली कुछ पंक्तियों में प्रसंग लिखेंगे कि यह पंक्तियां हमारी गजल पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार, और ये एक हिंदी गजल का नमूना है। फिर उसके बाद उसका आप अर्थ और भावार्थ लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में क्या पंक्तियां हैं? तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए। उपरोक्त पंक्तियों में कवि दुष्यंत ने वर्तमान शासन व्यवस्था के चलते बुद्धिजीवी वर्ग की भयभीत व्यवस्था का प्रकाश डाला है। शासन अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं, अतः वह शायरों और कवियों के मुंह सिल सकता है। कवि स्पष्ट करता है कि मुंह बंद कर लेना वह सावधानी भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गजल के लिए उठाया गया है। मतलब मालूम है कि हमने अगर मुंह नहीं बंद किया तो हमारा शासन चला जाएगा, इसीलिए सत्ता के लोग क्या करते हैं, लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से एक कवि को पता है कि अगर ज़्यादा बोला तो मात्राएं इधर उधर हो जाएंगी, छंद गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो अपना मुंह बंद कर लेता है और बड़े एहतियात से अपने शेर को लिखता है कि उसमें मात्राएं गलत ना होने पाए। इसी तरह सत्ताधारी भी अपनी सत्ता को चलाने के लिए पूरा एहतियात बरतते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं कि कोई बोले ना, ज्यादा चूं चपड़ ना करे, नहीं तो हमारी सत्ता चली जाएगी। और होता है। मूक रहकर रचना को अंजाम देना शायर की विवशता और समय की मांग दोनों है। कवि कहते हैं कि जब भी कोई कवि या लेखक शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है तो शासन वह उस कवि की जुबान बंद करने की कोशिश करता है। बड़ा आसान तरीका है बच्चों कि मीडिया क्या करती है, मीडिया के माध्यम से कवि लेखक लोग अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जहाँ सरकार देखती है कि मेरा बुरा होने वाला है, वो मीडिया को बंद कर देती है, ऐसे कवियों को बंद कर देती है, ऐसे लेखकों पर मुकदमा कर देती है और उनकी चीज़ों को। कुछ पिक्चरें भी ऐसी आती हैं बच्चों, आपने सुना होगा कि कोई पिक्चर आई, उसने किसी ज्वलंत विषय पर कोई पिक्चर बना दी गई तो वो पिक्चर को पे मुकदमा करके उस पिक्चर पे रोक लगा दी जाती है कि कहीं ये पिक्चर देख करके और जनता भड़क ना जाए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है, सावधानी से सत्ता चलाई जाती है, वरना लोग हल्ला मचा देंगे और हल्ला मचाएंगे तो सत्ता चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को जो आवाज़ करते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देता है। इसीलिए कवि कहता है कि ये संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर सकते हैं या मेरी अभिव्यक्ति आज़ादी छीन सकते हैं। कवि खुद मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए ऐसी सावधानी करनी भी ठीक है, उसी प्रकार जरूरी है जैसे गजल के छंद के लिए बंधन या मीटर की सावधानी करनी बहुत जरूरी है। जैसे कोई कविता में आपके अंदर भाव आते जा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना तो एक उसी छंद के सीमा में है। अगर उस सीमा से बाहर चले गए तो शेर की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से सत्ता को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून मानने ही पड़ते हैं, लोगों के मुंह बंद कराने पड़ते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो सत्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, तो ये ज़रूरी भी है। इसीलिए वो कह रहे हैं हो सकता है तो सब तेरे हाथ में, तेरा राज है, जब चाहे तो मेरा मुंह बंद कर दे। अब यहाँ बच्चों कुछ और अन्य आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न देखिए बच्चों, गजल में कवि कैसे व्यक्तियों का वर्णन करता है? गजल में कवि ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करता है जो गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। वह आम व्यक्ति जो सत्ता के शासन के कारण शोषित हो रहा है, जो परेशानियों में भी खुद को सहेज कर रख रहा है, मतलब बहुत तरह की परेशानी, फिर भी वो किसी तरह अपने आप को संभाल कर रखे हुए है, जिसके पास वस्त्र भी नहीं है। इनमें अब उसमें लड़ने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। कौन आवाज उठाए? जिसके पास कुछ जान बची होगी वही तो आवाज उठाएगा। उसके पास तो अब जान भी नहीं बची, ना खाने को भोजन मिलता है, ना पहनने को कपड़ा है, तो वो क्या आवाज उठाएगा? और उनमें विरोध का भाव समाप्त हो चुका है। इनके चुप रहने का कारण ही अब सत्ता का राज एकदम शांति, और क्योंकि वो चुप है इसलिए सत्ता का कार्य बहुत आराम से चल रहा है। उसकी शासन में कोई बाधा नहीं आ रही। ऐसे लोग अब कुछ बोलना नहीं चाहते, वे भ्रष्टाचारी नेताओं से थक चुके हैं। मतलब अब वो हैरान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते। जो है जैसा है वो अब वैसे ही चलना चाहते हैं। एक शायर की जुबान पर कौन पाबंदी लगा सकता है? एक शायर की जुबान पर सत्ता पाबंदी लगा सकती है। क्यों लगा सकता है शासक वर्ग? क्योंकि एक शायर भ्रष्टाचारी सत्ता के विरुद्ध जनता को भड़का सकता है। एक शायर और लेखक अपनी
कविताओं के जरिए लोगों में भावना फैलाएगा और लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा ना हो पाए और जनता जो है वो कहीं सत्ता के विरोध में ना खड़ी हो जाए, इसीलिए शासन वर्ग क्या करता है, ऐसे कवियों और लेखकों की जबान को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय वो शासन में, उनके पास ताकत है, वो कभी भी उनकी जबान बंद कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, उनको अगर अपनी शासन सत्ता चलानी है तो वो ऐसे लोगों के मुंह बंद करेंगे, नहीं तो सत्ता चलेगी नहीं। कवि कहाँ से चले जाना चाहता है और क्यों? कवि ऐसी बस्ती से चला जाना चाहता है जहाँ पेड़ भी छाया नहीं लगते, जो पेड़ भी छाया नहीं देते, अर्थात जहाँ पर पालन करने वाले ही शोषण करने लग जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे सुख और आनंद नहीं मिलता। तो वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाना चाहता है और लोगों का आह्वान कर रहा है, चलो चलो चलें यहाँ से उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से अब हमेशा के लिए हम लोग चले जाएं, क्योंकि यहाँ अब हमारा कोई भला करने वाला नहीं है। साए के नीचे धूप पंक्ति को उन संस्थानों, किसके लिए लिखा गया? साए में धूप पंक्तियों को उन संस्थानों के लिए लिखा गया जो सत्ता के जरिए नागरिकों का कल्याण करती हैं। शासन सत्ता किस लिए बनाते हैं हम लोग? सरकार किसके लिए बनाते हैं? कि सरकार बनाई अब वो हमारा कुछ भला करेगी, लेकिन होता क्या है, सरकार शोषण करती है। तो ऐसे पेड़ जिसके नीचे बैठने पर धूप लगने लग जाए, ऐसी शासन व्यवस्था हो गई है। तो यहाँ पर साए में धूप किसके लिए प्रयोग किया गया? ऐसी संस्थाओं के लिए ऊपर जो जनता पर अत्याचार करते। साए में धूप गजल का मूल भाव क्या है? अब इस जो गजल आपने पढ़ी, इसका मूल भाव क्या है? सेंट्रिक आइडिया क्या है इसका? मूल भाव है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था चल रही, जो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उस दशा को बदलना चाहता है कवि, कि ये सब कुछ बदल जाए। और बदलेगा कब? जब आवाज उठाओगे। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। स्वतंत्रता के बाद ये उम्मीद करी थी हर इंसान ने कि हमारी दशा सुधरेगी, लेकिन वो दशा सुधरी नहीं और बल्कि गरीबी और बढ़ती चली गई। तो उस समय की बात है ये कि लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई कि अब उनमें आवाज उठाने की भी ताकत खत्म हो चुकी थी। जो सहारा देने वाले थे वही हमें कष्ट देने लग गए और इतने अधिक दबे कुचले लोग हो गए कि वो विद्रोह भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए कवि इनके मन में क्रांति की भावना जगाना चाहता है और वास्तविक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत करना चाहता है। स्वतंत्रता तो मिल गई, हम दूसरे देशों के गुलाम थे, उनसे तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन अपनी ही शासन व्यवस्था के हम गुलाम हो गए। हम उससे ही हमको मुक्ति नहीं मिल रही थी, हमारी अपनी शासन व्यवस्था हमारा शोषण कर रही थी। तो कवि कह रहा है, आप उठो, आवाज उठाओ और पूरी तरह से असली रूप में तुम स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करो। ये वो चाहता है, ये बदलाव चाहता है और यही इस गजल का मुख्य भाव है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की राजनीतिक व्यवस्था पर एक व्यंग वाली गजल, जो आज तो फिर भी बहुत हालात सुधरे हुए हैं, लेकिन जितनी भी शासन व्यवस्थाएं आती हैं वो अपना भला करती हैं, जनता का भला सब नहीं सोचते और इसीलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक छोटी सी कविता है, इसके कुछ प्रश्न हैं आपसे। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर भी पूछे जा सकते हैं और आपको इसमें एक काम और करना है, इस पाठ के शब्द के अर्थ जरूर देख लें। कुछ इसमें शब्द हैं कठिन जिसके कि अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। पंक्ति दे दी गई, 2 पंक्तियां दे दी गई, उसमें शब्द का अर्थ के 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपसे सही अर्थ पूछा जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा, एक बार नज़र डाली होगी, तो आप उसका सही अर्थ छांट पाएंगे। तो एक बार शब्द अर्थों को जरूर ध्यान से देख लें। तो बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।